देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज द प्लेनर एंड द नॉन प्लेनर नेटवर्क। ठीक है ना, प्लेनर नेटवर्क या फिर जो नॉन प्लेनर नेटवर्क हम लोग जो किसको कहते हैं। प्लेनर नेटवर्क आपके वो होते हैं जिसको हम लोग जो है एक सिंगल पेपर में बना सकते हैं। ध्यान समझिएगा, एक सिंगल पेपर पे अगर आप जो किसी भी नेटवर्क को ड्रॉ कर सकते हैं, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज द प्लेनर नेटवर्क। और अगर आप जो पेपर पे नहीं बना सकते हैं तो उसका मतलब वो क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। इसका मतलब क्या है, यहां पर प्लेनर जो आपके नेटवर्क्स होते हैं वो आपके जो बेसिकली क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं, और नॉन प्लेनर आपके जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल या फिर जो है इससे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना, 3D 4D में भी आपका चीजें बनती हैं। ठीक है ना, तो 3 डायमेंशनल जो चीजें होती हैं उसको हमेशा हम लोग जो क्या बोलते हैं, नॉन प्लेनर बोलते हैं, और 2 डायमेंशनल जो होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लानर बोल सकते हैं। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर एक आपके पास जो है नेटवर्क ले लिया। ठीक है ना, नेटवर्क में यहाँ लेता हूँ, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो ये वाला हम लोग यहाँ पर नेटवर्क देखने वाले हैं कि इज इट ए प्लानर नेटवर्क और ए नॉन प्लानर नेटवर्क। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर जो नेटवर्क मैंने बनाया है इसको देखिएगा, इसको देख करके आपको ये लगे कि सर ये जो ब्रांच है ये आपके ऊपर उठ रही है बेसिकली, बट ध्यान समझिएगा इस वाले ब्रांच को मैं जो है इस वाले ब्रांच को मैं हटा भी सकता हूँ। देखिएगा इसको मैं हटा रहा हूँ, ये तो यहीं पे था, ये नहीं, ये वाली ब्रांच। ठीक है, ये वाली ब्रांच अगर मैं यहाँ पर जो हटा देता हूँ बाहर, देखिएगा इसको हटा करके मैं यहाँ पर बाहर से लगा दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये पहले यहाँ पर कनेक्टेड था, अभी मैंने उसको उठा करके यहाँ पर लगा दिया। अब ध्यान समझिएगा, ये ब्रांच आपकी ऐसे कनेक्टेड है और ये आपकी ऐसे कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि सेम चीज को आपने जो है 2D में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने 2D में कन्वर्ट कर दिया बेसिकली, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका क्या हो गया, प्लानर हो गया। अगर ये 2D में कन्वर्ट नहीं होता, इट मींस दैट इट इज कॉल्ड एज द इन द 3 डायमेंशनल और इट इज कॉल्ड एज द नॉन प्लानर नेटवर्क। ठीक है, बहुत ही सिंपल यहां पर डेफिनेशन है। पहले वो यहां पर कनेक्टेड था, वो लग रहा था कि ऊपर से आ रहा है, बट वो ऊपर से नहीं था, उसको उठा करके मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया। चेंज अगर आप जो कर सकते हैं और उसको 2D में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज द प्लानर नेटवर्क। ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हमारे पास यहां पर नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, उस एग्जांपल को भी हम लोग यहां पर जो है देख सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिएगा हमारे पास कुछ इस तरह से सर्किट हमारे पास बना हुआ था, यहां पर 4 ऐसे जो कनेक्टेड है। तो इज इट ए प्लानर और फिर या फिर जो है नॉन प्लानर। तो आप क्या बोलेंगे, सर समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं इसको समझने के लिए। ये देखिए इस वाले ब्रांच को जो आपका ऊपर से आ रहा था, ये वाला ब्रांच है आपका, ये वाले ब्रांच को मैंने हटा दिया। ठीक है ना, ये वाले ब्रांच को अगर मैं जो हटा देता हूं तो अब आपको यहां पर जो वो जो 2D में लग रहा है, और इस वाले ब्रांच को अब मैं यहां पर कनेक्ट कैसे करूंगा। तो देखिएगा ये वाले ब्रांच को जो यहां पर कनेक्टेड था उसको मैं यहां पर ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूं। तो अब तो ये आपका 2D में आ गया, देख सकते हैं आप। ये पहले यहां पर कनेक्टेड था तो आपको जो है 3D में लग रहा था, बट उसको उठा करके मैंने ऐसे रख दिया, तो अब आपका जो है 2D में आ गया। तो वापस इसको अब आप जो क्या बोल सकते हैं कि सर ये आपका प्लानर बन गया। ठीक है, बट अगर मान लीजिए इसी वाले ब्रांच में मैं यहां पर इसको और इंक्लूड कर रहा हूं और यहां पर एक वोल्टेज सोर्स और लगा दे रहा हूं इसी नेटवर्क में, तो अब क्या है सर, अभी भी क्या है, ये अभी भी आपका ये जो है प्लानर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक ब्रांच को और इंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ठीक है, यहां पर एक ब्रांच और इंक्लूड हो गया। ठीक है, और ये मान लीजिए ऐसे लग गया। अब आप मुझको ये बताइए, इज इट ए प्लानर या फिर नॉन प्लानर। तो अब आप इस वाले रेजिस्टेंस को कैसे भी करके आप यहां पर लगाएंगे, कहीं पर भी आप इसको जो 2D में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। ध्यान समझिएगा, आप इसको कैसे भी लगाइए, उठा करके आप कहीं पर भी लगाएंगे तो वो हवा में ही जाएगा। मतलब क्या है, वो 3rd डायमेंशनल में ही जाएगा। तो अगर वो 3rd डायमेंशन में जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज द नॉन प्लानर नेटवर्क। ठीक है, बात क्लियर है, प्लानर या फिर जो है नॉन प्लानर, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ठीक है, तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये प्लानर या फिर नॉन प्लानर का हमको आगे भी यूज आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर ये भी हमारे यहां पर जो है क्लियर हुआ कि व्हाट आर द प्लानर नेटवर्क्स एंड व्हाट आर द नॉन प्लानर नेटवर्क्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ द सोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ द सोर्सेस है। ठीक है, देखते हैं। अब देखिएगा हमारे पास यहां पर बेसिकली जो 2 टाइप के सोर्सेस हो सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट सोर्सेस, फर्स्ट इज कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट सोर्सेस और इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट सोर्सेस एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है ना, सेकंड इज कॉल्ड एज द डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है ना, अच्छा अब इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस में आपके पास क्या आएंगे, वोल्टेज सोर्स हो सकता है या फिर करंट सोर्स हो सकता है। ठीक है ना, वोल्टेज सोर्स या फिर जो है करंट सोर्स। ठीक है ना,
वोल्टेज सोर्स या फिर जो है करंट सोर्स, ठीक है। आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स में बेसिकली आपका जो क्या आता है, डीसी हो सकता है या फिर जो एसी हो सकता है, डीसी सोर्स या फिर आपका जो है एसी सोर्स हो सकता है। डीसी में आपके पास वोल्टेज सोर्स या फिर जो है करंट सोर्स हो सकता है, एसी में क्या हो सकता है आपका जो वोल्टेज सोर्स या फिर जो करंट सोर्स हो सकता है, ठीक है ना। तो डीसी और एसी दोनों ही केस में आपको यहां पर जो है इंडिपेंडेंट सोर्सेस आपको जो है मिल सकते हैं। अभी हम लोग जो डिपेंडेंट सोर्स को हटाते हैं, इसको थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी देखिएगा यहां पर इंडिपेंडेंट सोर्स में आपके पास क्या है, डीसी में वोल्टेज सोर्स अगर आपको जो बताना है तो डीसी वोल्टेज सोर्स आपका जो कैसे होता है, ध्यान समझिएगा। डीसी वोल्टेज सोर्स आपके पास कैसे रहेगा, प्लस माइनस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द डीसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। डीसी अगर आपको जो है करंट सोर्स बताना है तो यहां पर क्या रहेगा, आपके पास करंट रहेगा प्लस माइनस रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, डीसी करंट सोर्स हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा अगर हमको यहां पर जो है एसी में दिखाना है तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एसी वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करता हूं तो यहां पर एसी वोल्टेज सोर्स आपका जो है बेसिकली कैसे होता है, इट विल बी डिफाइंड एज एसी रहेगा और बीच में आपके पास जो है एक वेव बनी रहेगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द एसी वोल्टेज सोर्स। और एसी अगर आपको जो करंट सोर्स दिखाना है तो यहां पर कैसे रहेगा, ये एसी करंट सोर्स आपके पास कैसे रहेगा, ध्यान समझिएगा। ये आपके पास रहेगा, यहां पर करंट सोर्स इस तरह से एरो रहेगा और बीच में यहां पर आपके पास एक वेवफॉर्म भी रहेगी या फिर साइनोसाइडल वेवफॉर्म का एक साइकिल रहेगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज द एसी करंट सोर्स, ठीक है ना। तो ये आपकी जो चीजें सिंपल चीजें हैं, बट यहां से हम चीजों को धीरे धीरे इलॉबरेट करेंगे और अंदर लेकर के जाएंगे कि यहां पर सोर्सेस कैसे हैं। अब सोर्सेस के बाद हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सोर्सेस। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस में आपके जो है डीसी वोल्टेज सोर्स और डीसी करंट सोर्स और एसी वोल्टेज सोर्स और एसी करंट सोर्स आप यहां पर समझ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है। तो डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग यहां पर जो कैसे दिखाते हैं अब उसको देखते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब यहां पर क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट सोर्सेस हैं, डिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेस में हमारे पास क्या हो सकते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स एंड द करंट डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हमारे पास क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। थर्ड क्या है, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। फोर्थ क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड या नहीं सॉरी करंट कंट्रोल्ड, लास्ट में क्या आएगा, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है। बेसिकली अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है चार टाइप्स के डिपेंडेंट सोर्सेस बन सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, second is called as the voltage controlled voltage source, third is called as the current controlled current source, and fourth is called as the current controlled voltage source. Let us find it out. It is a very easy concept, ठीक है ना। फर्स्ट यहाँ पर क्या देखिएगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड यहाँ पर करंट सोर्स है। यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स के लिए हमेशा यहाँ पर जो है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लिया जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। आपके पास क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, मतलब क्या है, आपके पास जो सोर्स प्रेजेंट होगा वो करंट वाला होगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर आपके पास एरो बना रहेगा, इट मींस दैट इट इज कॉल्ड एज द करंट सोर्स, बात क्लियर है। लेकिन ये करंट जो है वो आपका वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, मतलब क्या, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू होगी वो A टाइम्स ऑफ Vx होगी, क्योंकि ये तो आपके पास कंफर्म है कि ये आपका करंट सोर्स है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो आपकी वोल्टेज डिपेंडेंट है। Therefore it is called as the voltage controlled current source, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट यहां पर क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज कंट्रोल अगर वोल्टेज सोर्स आपको जो बनाना है तो आपको यहां पर वोल्टेज सोर्स बनाना है। तो आपने यहां पर क्या बोल दिया, वोल्टेज सोर्स हमने यहां पर जो है बना दिया, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स मैंने यहां पर जो बना दिया। अब ये लिखा कि वोल्टेज कंट्रोल्ड भी है, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका जो है B टाइम्स ऑफ Vx मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये आपका जो वोल्टेज सोर्स हो गया और ये वोल्टेज डिपेंडेंट भी हो गया, बात क्लियर है। अब ये A भी आपका कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना। अभी मैं एक सर्किट आपको जो बना के दिखाऊंगा वहां पर जो कैसे जो है डिपेंडेंट सोर्स लगा होता है, ध्यान समझिएगा। थर्ड यहां पर क्या है, यहां पर करंट और सबसे अधिक क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो आपके डिपेंडेंट सोर्स के बनते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी। थेवेनिन्स पे आपका जो है डिपेंडेंट सोर्स पे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे लोग को समझ में नहीं आता कि सर कैसे क्या करना है, ठीक है। लेकिन
चीजों को लेकर के चलेंगे, मजा आएगा और क्लियर भी होगा। देखिए ध्यान समझिएगा। थर्ड देखिएगा, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। आपके पास क्या है, यहां पर करंट सोर्स है, तो चुपचाप आप यहां पर जो है करंट सोर्स को बना दीजिए, ठीक है। यहां पर करंट सोर्स बन गया। अब ये क्या करंट कंट्रोल है, मतलब क्या करंट पे डिपेंडेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, C टाइम्स ऑफ IX हो जाएगा सर, क्योंकि ये करंट कंट्रोल्ड है और करंट सोर्स भी है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। क्लियर है। फोर्थ देखते हैं, तो फोर्थ हमारे पास क्या है, यहां पर जो है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। हमारे पास क्या है, वो यहां पर रहेगा वोल्टेज सोर्स रहेगा, तो वोल्टेज सोर्स मैंने यहां पर जो है बना दिया। अब ये जो वोल्टेज सोर्स है यहां पर करंट कंट्रोल्ड है, इसका मतलब क्या होगा, ये D टाइम्स ऑफ IX मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका वोल्टेज है ये आपका जो करंट पे डिपेंडेंट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि ध्यान समझिएगा, मैंने एक सर्किट यहां पर बना दिया, ठीक है ना, प्लस माइनस ऑफ 12 वोल्ट बना दिया, और यहां पर जो है IX यहां पर जो करंट दिखा दिया, और यहां पर लिख दिया मैंने जो है 2 टाइम्स ऑफ IX, ठीक है ना। और यहां पर मान लीजिए जो है सर्किट और आगे गया, और यहां पर मान लीजिए और कुछ लगा हुआ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास क्या है, एक आपके पास डिपेंडेंट सोर्स है, इसकी जो वैल्यू वो आपकी जो 2 टाइम्स ऑफ IX है। ये IX आपका कहां से आया सर, यहां से आया। IX जो है वो आपका डिपेंड यहां पर कर रहा है, यहां पर जो आपकी करंट होगी उसका दुगनी करंट यहां पर फ्लो होगी, ठीक है। तो पहले आपको यहां की करंट जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा, वही वैल्यू आप उठा करके यहां पर पुट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर जो सोर्स लगा है उसकी जो है करंट की वैल्यू कितनी है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। तो यहां पर डिपेंडेंट सोर्सेस और इंडिपेंडेंट सोर्सेस हमको यहां पर जो समझ में आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बस तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज अ रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर आपका एक एलिमेंट होता है, बेसिकली ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर एक आपका एलिमेंट होता है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। रजिस्टर एक एलिमेंट है और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब रजिस्टर यहां पर बेसिकली क्या होता है, और रजिस्टर क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बात को समझिएगा। जैसे मैंने यहां पर जो है इसको इस तरह से लगा दिया, देखिएगा ध्यान समझिएगा, यहां पर मैंने इसको जो है इस तरह से बना दिया, ठीक है ना। तो ये आपका जो बेसिकली क्या है, रजिस्टर है, और इसके अंदर रेजिस्टेंस इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है ना, जो रोकेगा, किसको रोकेगा, करंट को रोकेगा। रेजिस्टेंस आपका जो बेसिकली क्या होता है, इट अपोजेस द करंट, इट अपोजेस द करंट फ्लो, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, आपका जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको अपोज करेगा, ठीक है ना, करंट फ्लो, ठीक है ना। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अपोजेस द करंट फ्लो, जब भी यहां पर जो करंट फ्लो होगी तो वहां पर कुछ डिस्ट्रैक्शन होंगे, वो आपका क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर रोक रहा है, ठीक है ना। किसको रोक रहा है, करंट को रोक रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो गई, एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनर्शियल। जैसे आप जो है बोलते हैं बॉडी कोई इनर्शिया में है, तो इसका मतलब वो क्या होती है, रुकी होती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, बहुत सी चीजें आप जो पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको इनर्शियल बोलते हैं, ठीक है। इनर्शियल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको बेसिकली हम लोग यहां पर जो किससे दिखाते हैं, आर से शो करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज मेंशन्ड विद द आर सिंबल, ठीक है। किस में होता है, ओम्स में होता है, ठीक है। ये किस में होगा, ओम इज द यूनिट, ठीक है। सिंपल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। ओम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओम, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो गया कि अगर रेजिस्टेंस को हम लोग यहां पर जो शो करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम लोग V और I के बीच में अगर जो ग्राफ बनाते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में अगर जो ग्राफ बनाते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में, तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्लोप। यहां पर इसका जो स्लोप होगा वो आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, V और I के बीच में। देखिएगा V इज इक्वल टू I इंटू आर, अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको ओम्स लॉ बताऊंगा, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, V डिवाइड बाई I हो गया, और V डिवाइड बाई I का मतलब क्या हो गया, Y अपॉन X हो गया। Y इज कॉल्ड एज द वोल्टेज एंड I इज कॉल्ड एज द करंट, V अपॉन I स्लोप इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस, ठीक है। स्लोप इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस, ठीक है। ये स्लोप क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बात है, कोई डिफरेंस यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो ये क्या हो गया, ये आपका इनिशियल प्रॉपर्टी ऑफ एक कंडक्टर हम बोल सकते हैं। किसी भी कंडक्टर में कोई भी ऐसा कंडक्टर आपका एग्जिस्ट बेसिकली नहीं करता है कि जिसका जो है रेजिस्टेंस जो है जीरो हो। मैं सुपर कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, सुपर कंडक्टर आपका एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, सुपर कंडक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर नॉर्मल कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। नॉर्मल कंडक्टर मतलब मैं जो सिल्वर ले सकता हूं, गोल्ड ले सकता हूं, कॉपर ले सकता हूं, एल्यूमिनियम ले सकता हूं, कोई भी कंडक्टर होगा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। वो उस रेजिस्टेंस को हम लोग यहां पर जो किससे शो करते हैं, आर से शो करते हैं। बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा कि अगर मैं इसको जो है टाइम के फंक्शन में दिखाऊं, तो Vt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, Vt इज इक्वल टू IT इंटू आर। अभी मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस को हम लोग कहीं पर भी टाइम
वेरिएंट नहीं बोलते, हर जगह हम लोग जो है टाइम इनवेरिएंट बोलते हैं, इसीलिए रेजिस्टेंस जो होगा वो आपको जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। इट मींस दैट आई कैन राइट इट एज VT अपॉन IT। अगर आपका वोल्टेज और करंट अगर आपका जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो VT अपॉन IT इज इक्वल टू R, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से हमारे पास जो है डेफिनेशन हो गई। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मैं इसको जो इस तरह से लिख सकता हूं, अगर मैं इसका लाप्लास लेता हूं, ध्यान समझिएगा, लाप्लास डोमेन में आप जाते हैं जब जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, VS डिवाइड बाई IS विल बी इक्वल टू R। लाप्लास डोमेन में VS अपॉन IS विल बी इक्वल टू R होता है, वेयर S इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन। S आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है इन केस ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो वहां पर VS अपॉन IS इज इक्वल टू आप R बोलेंगे। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर मुझे इसके क्रॉस जो है पावर निकालना है, बेसिकली रजिस्टर के क्रॉस आपका जो है पावर कितना कंज्यूम हो रहा है या फिर डिसिपेट हो रहा है। मैं आप बहुत अच्छा टर्म्स बोलूंगा, ध्यान समझिएगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि रेजिस्टेंस में पावर आपकी जो है डिसिपेट होती है, मतलब क्या है, वो आपकी जो वेस्ट होती है। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि ध्यान समझिएगा, अगर सपोज दैट कि हमारे पास यहां पर क्या है, हीटर है, लेट अस टेक कि मैं यहां पर जो हीटर ले रहा हूं, ठीक है। हीटर में मान लीजिए आपका जो कॉइल लगा है, तो हीटर में रजिस्टर जो है पावर को डिसिपेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो हीट क्या होगी, आपको यूज में आ रही है। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि वो पावर मेरी वेस्ट हो रही है, नहीं हो रही है। तो रेजिस्टेंस में कहीं कहीं आपकी पावर वेस्ट होती है और कहीं कहीं यूज भी होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं हीटर का, तो हीटर में जो आपकी पावर डिसिपेट होगी वो आपकी हीटिंग में यूज हो रही है, तो हीटिंग में वो आपकी यूज हो रही है, डिसिपेट नहीं हो रही, आपकी जो बेकार नहीं जा रही है, आप उसका वेस्ट नहीं बोल सकते हैं, उसको आप यूज बोलेंगे। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूंगा ट्रांसमिशन लाइन की, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो भी रेजिस्टेंस होगा वहां पर पावर क्या हो रही है, आपकी डिसिपेट हो रही है या फिर वेस्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर जो है पावर बोलता हूं रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस में जो आपकी पावर डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है, लेकिन वो कहीं कहीं यूज भी आती है और कहीं कहीं वेस्ट भी होती है। तो बेसिकली रजिस्टर जो आपका काम करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर को हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, और इट कैन बी यूजफुल ऑल्सो एंड अनयूजफुल ऑल्सो। तो यूजफुल अगर मैं जो बात करता हूं, यूजफुल अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, हीटर हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा। इंडक्शन में भी इंडक्शन कुकर जैसे आपके पास हो गया, तो वहां पर भी हमारा जो है ये यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग, तो यूजफुल आ गया। और अगर ये आपका जो है वेस्ट हो गया, तो वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आप बोल सकते हैं, या फिर किसी भी और जो है सर्किट में आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक जो आपको समझ में आ चुका कि रेजिस्टेंस जो होता है उसमें आपकी जो पावर जो है इन केस ऑफ द हीट के फॉर्म में निकलती है, और वो यूज भी हो सकती है और वेस्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मुझको यहां पर जो पावर निकालना है, बेसिकली जो पावर आपकी जो कितनी हो रही है, तो ध्यान से समझिएगा। पावर जो होता है आपका क्या होता है, P इज इक्वल टू वर्क डन dW अपॉन dt, dW अपॉन dt, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, देखिएगा ध्यान समझिएगा, dW अपॉन dQ, dW अपॉन dQ इंटू dQ डिवाइड बाई dt। मैंने जो है यहां पे जो है dQ से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड एज द V, और dQ अपॉन dt इज कॉल्ड एज द I, देयरफॉर P इज इक्वल टू V इंटू I। ये आपका जो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। क्लियर है। अच्छा, अभी मैंने आपको जो बताया था कि V इज इक्वल टू हम लोग I इंटू R भी बोल सकते हैं, ये हम लोग ओम्स लॉ में बोलेंगे, और ओम्स लॉ में इसके बाद जब लॉस पढ़ाऊंगा तब वहां बताऊंगा, बट यहां बस इतना समझिएगा V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो अगर मैं इसको यहां पर पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, पावर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगर आप I यहां पर पुट कर देंगे तो I स्क्वायर इंटू R हो जाएगा, या फिर अगर मैं यहां पर I को रिप्लेस करूंगा तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V डिवाइड बाई R हो जाएगा। अगर मैं उठा करके इसको यहां पर पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R हो जाएगा, या फिर आप जो है V इंटू I बोल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पावर इन केस ऑफ द रेजिस्टर, ठीक है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चीजें हैं, और ऐसी चीजें में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं एनर्जी यहां पर जो कितना होता है, तो यहां से आप देख सकते हैं P इज इक्वल टू dW अपॉन dt होता है। dW का मतलब क्या है, आपका जो वर्क डन है, जिसका यूनिट क्या होता है, जूल में होता है, अपॉन पर सेकंड हो गया। अच्छा, एनर्जी अगर मैं पूछता हूं तो एनर्जी किस में होती है, सर जूल में होती है। तो एनर्जी और वर्क क्या होता है, रिलेटेड चीजें हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मुझको यहां पर निकालना है dW, दैट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द एनर्जी, इट विल बी इक्वल टू P इंटू dt हो जाएगा। तो एनर्जी अगर मुझको यहां पर जो है निकालना है, मतलब DE मैं यहां बोल सकता हूं, तो वर्क डन या फिर एनर्जी आप बोल सकते हैं
हैं दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी टी, बिकॉज यहां पर आपका डिफरेंशियल है, अगर आपको डिफरेंशियल हटाना है तो आपको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इसको इंटीग्रेट में कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपको W मिल जाएगा या फिर E मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी टी, दैट इज कॉल्ड एज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए रेजिस्टर। ठीक है, तो एनर्जी अगर मैं यहां पर निकालता हूं तो एनर्जी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं पावर इंटू टाइम हो रहा है, तो I स्क्वायर इंटू आर टी हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी हो जाएगा, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। तो तीन फॉर्म में मैं यहां पर एनर्जी अक्रॉस द रजिस्टर लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, वी इंटू आई इंटू टी और वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, सिंपल बात है, यहां पर किसी को जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे कुछ जो है बेसिक डेफिनेशंस हो गए इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस में आपको बस इतना ही दिमाग में रखना है, एनर्जी को ध्यान में रखना है और पावर को ध्यान में रखना है। यहाँ पर V इज इक्वल टू आई इंटू आर से आप निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको जो है क्लियर कर दी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इंडक्टर है। ठीक है ना, रजिस्टर क्या करता है, यहाँ पर जो करंट का अपोज करता है, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडक्टर है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब जो है इंडक्टर के बारे में, इंडक्टर को पढ़ते हैं, व्हाट इज द इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर क्या बेसिकली क्या करता है, इंडक्टर चेंज इन करंट का अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का ही अपोज करता है, बट इंडक्टर क्या करता है, चेंज इन करंट का अपोज करता है। बहुत ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजेस चेंज इन करंट, अपोजेस चेंज इन करंट, ये आपका जो है करंट के चेंज को अपोज करता है, अपोजेस चेंज इन करंट। ठीक है, ये बात क्लियर है, सही है, अपोजेस चेंज इन करंट। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कहीं पर भी करंट आपकी कांस्टेंट हो तो वहां पर इंडक्टर का कोई भी रोल नहीं होगा। अगर करंट आपकी जो है कांस्टेंट है, अगर आपकी करंट जो है कांस्टेंट है तो यहां पर जो है नो रोल ऑफ इंडक्टेंस, नो रोल ऑफ इंडक्टर। ठीक है ना, इंडक्टर। अब यहां पर इंडक्टर को बेसिकली हम लोग यहां पर जो दिखाते किससे हैं, तो इंडक्टर को हम लोग जो है कॉइल के फॉर्म में दिखाते हैं, हुज इंडक्टेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल ऑफ द एल एंड हुज यूनिट इज हेनरी, हेनरी में होता है। ठीक है, और इसको हम लोग जो है एच से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप हेनरी में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, हेनरी हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। इंडक्टर को हम लोग जो है एल से दिखाएंगे, बहुत ही क्लियर सिंपल चीजें हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर इंडक्टर को हम लोग किससे शो करते हैं, एल से शो करते हैं, और बेसिकली इंडक्टर क्या करता है, चेंज इन करंट का अपोज करता है। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इंडक्टर क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्टर क्या होता है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। अब ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो आपकी जो कैसे आती है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो आती है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आएगा तब तक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। ठीक है ना, अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपकी आ रही है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां पर जो इंडक्टर होता है उसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है ना, और ये जो आपका आ रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज आ रहा है, फ्लक्स यहां पर आता है, और ये जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीजें आप जो है अगर आपको यहां पर क्लियर नहीं हो रही तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले भी उसमें वीडियोस में देख सकते हैं, वहां पर आपको जो है सारी चीजें आपको जो मिल जाएंगी, व्हाट इज द फ्लक्स लिंकेज, व्हाट इज द इंडक्टेंस, वहां पे बहुत ज्यादा डेप्थ में बताया गया है, बट यहां पर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप समझिएगा, फ्लक्स लिंकेज बेसिकली आपका जो क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज आपका जो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई होता है। ठीक है, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। ठीक है, इंडक्टेंस में ध्यान समझिएगा, इंडक्टर में जब आपकी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है तो वो आपका एक फ्लक्स लिंकेज क्रिएट करती है, और उसको हम लोग यहां पर जो किससे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है बात। अब यहां पर क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, अगर आपको जो पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो ध्यान से समझिएगा, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, V इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, बात क्लियर है, V इज इक्वल टू एल इंटू डी बाई डी टी। अब ये एल इंटू डी आई बाई डी टी बेसिकली आया कैसे है, तो V इज इक्वल टू आपको यहां पर मिला है V इज इक्वल टू डी साई बाई डी टी। ठीक है ना, तो यहां से अगर हम जो है डी बाई डी टी कर देते हैं तो साई को हम लोग जो है एल इंटू आई से रिप्लेस कर सकते हैं। इट मीन्स दैट आई कैन राइट इट एज V इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, सिंपल सी बात है।
एक्चुअली क्या वोल्टेज आपका आता कैसे है, ध्यान समझिएगा। तो इंडक्टर में आपका वोल्टेज इस तरह से आता है, जब फ्लक्स लिंकेज होता है तो फराडे लॉ यहां पर लगता है। फराडे लॉ आपका जो क्या कहता है कि जो भी आपका जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है, चेंज इन द फ्लक्स लिंकेज। आपने जो फराडे लॉ वगैरह जो पढ़ा होगा, इनके साथ मशीन आप पढ़ेंगे भी, तो वहां पर क्या होता है E इज इक्वल टू एन इंटू डी फाई बाई डी टी आता है। फराडेज लॉ, लेंस लॉ, वो सारी चीजें आपकी जो वहां से आती हैं। आपका लेंस लॉ क्या कहता है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन इंटू डी फाई बाई डी टी, नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ द लेंस लॉ। और लेंस लॉ क्या कहता है, इफेक्ट अपोजेस द कॉज। तो वहां तक अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, बस इतना समझिएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर E इज इक्वल टू एन इंटू डी फाई बाई डी टी आता है, ईएमएफ इंड्यूस। यहां पर एन आपका जो नंबर ऑफ टर्न्स है, मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को हटा दिया। अब यहां पर क्या आ गया, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी आ गया, फ्लक्स लिंकेज आ गया। और यहां पर हम देख सकते हैं कि फ्लक्स लिंकेज हमने जो है शो किससे किया है, L इंटू आई से शो किया है। तो उठा करके मैंने यहां पर पुट कर दिया, तो V इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू एल इंटू आई हो गया। और जैसे ही हम यहां पर पुट करेंगे तो L आपका क्योंकि कांस्टेंट है, बिकॉज L इज द कांस्टेंट, ये आपका टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को हम लोग यहां पर टाइम के साथ चेंज नहीं करते हैं इन केस ऑफ द सर्किट एनालिसिस। इसका मतलब कि मैंने L को बाहर कर लिया, तो क्या हो गया, V इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, सिंपल से यहां पर जो डेफिनेशन है। अच्छा एक बात समझिएगा, अगर मैं इसी को जो है लाप्लास में लिखूंगा तो फिर लाप्लास में क्या होगा, ध्यान समझिएगा। देखिए लाप्लास डोमेन अभी हो सकता है आपने पढ़ा हो और हो सकता है कि आपने जो है नहीं पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर मैं रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं, क्योंकि आगे चल करके जब मैं एनालिसिस करूंगा किसका, जब मैं एनालिसिस करूंगा इन केस ऑफ ट्रांजिएंट, तो वहां पर लाप्लास का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वहां पे मैं छोटी छोटी बातें आपको जो बता दूंगा कि वहां पर लाप्लास का मैं कैसे यूज करने वाला हूं। बट अभी आप इतना समझिएगा, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा अभी के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखिएगा, अगर मैं इसको यहां पर जो है टाइम के फंक्शन में लिखता हूं तो वी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी टी इज इक्वल टू एल इंटू डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, और ये आई इज द फंक्शन ऑफ द टाइम। अगर आपका वोल्टेज और करंट जो है टाइम का फंक्शन है, तो यहां पर उसको हम जो है ऐसे लिख सकते हैं। बट इंडक्टर विल बी कांस्टेंट, विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, बिकॉज इंडक्टर इज ए टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इन द सर्किट एनालिसिस। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको जो पहले बता दी। अगर इसको मैं जो लाप्लास में लिखूंगा तो फिर क्या लिखूंगा, वी एस विल बी इक्वल टू एल, और डी बाई डी टी को हम लोग जो है लाप्लास में एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, आई एस हो जाएगा। इंटीग्रेशन को हम लोग ध्यान समझिएगा 1/s लिखते हैं इन केस ऑफ द लाप्लास, और डिफरेंशिएशन को डी बाई डी टी को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, s से डिनोट करते हैं इन केस ऑफ द लाप्लास। तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया vs इज इक्वल टू एल इंटू एस इंटू आई एस। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको जो आई एस की वैल्यू को फाइंड आउट करना तो क्या हो जाएगा, vs डिवाइड बाई एस इंटू एल। दिस इज द बेसिक definition in the form of the Laplace law to find out the current in case of the inductor। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, गलती बिल्कुल भी नहीं करने का। अच्छा, अगर मैं आपसे यहां पर जो पावर पूछता हूं, व्हाट इज द पावर इन द इंडक्टर, ठीक है, तो देखिएगा पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ठीक है, अभी इसके पहले हम लोग ने क्या पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू, इससे हम लोग ने इसके बाद क्या निकाला था, V इंटू आई निकाला था। अच्छा, V इज इक्वल टू, अभी हम लोग ने लिखा है इनकेस ऑफ द इंडक्टर क्या होता है, L इंटू डी आई बाई डी टी होता है सर, इंटू आई हो गया। तो यहां पर क्या आ गया, L इंटू आई इंटू डी आई बाई डी टी, दैट इज कॉल्ड एज द पावर, L इंटू आई इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, दिस इज द पावर कंज्यूम्ड इन केस ऑफ द इंडक्टर इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, गलती नहीं करने का, बिल्कुल बहुत सिंपल से डिफरेंशियल नहीं है अभी, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए मुझको यहाँ पर एनर्जी निकालना होता है, एनर्जी अक्रॉस द इंडक्टर, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, ई इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी टी है। तो इसको मैं यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकता हूँ, एल इंटू आई इंटू डी आई बाई डी टी इंटू डी टी। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, एल आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी आई हो जाएगा, डी आई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ आई की कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो कितना आ गया, हाफ एल आई स्क्वायर। तो इंडक्टर जो है वो आपकी एनर्जी को जो है स्टोर करता है इन केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है, कोई यहां पर जो है दिक्कत होने वाली बात नहीं है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, पावर इज इक्वल टू कितना होता है, P is equal to V into I, P is equal to I square into R, and P is equal to V square by R in case of the resistor। in case of the inductor क्या होता है, इंडक्टर में यहां पर आपका जो पावर आता है P is equal to आप L I into D I by dt से निकाल सकते हैं, और अगर आपको एनर्जी पूछा तो कितना हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, ये आपका एनर्जी आ गया। ठीक है, तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। इंडक्टर यहाँ पर क्या करता है, चेंज इन करंट का अपोज करता है, ये भी बात क्लियर है। और इंडक्टर को हम लोग जो मैग्नेटिक इनर्शिया ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, इंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मैग्नेटिक इनर्शिया, इसको हम लोग जो है मैग्नेटिक इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है मैग्नेटिक इनर्शिया, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको जो क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इनर्शिया बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए डीसी होगा तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर चीजों को और अंदर लेके जाता हूँ, देखिए ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास इंडक्टर लगा हुआ है और आपके पास मान लीजिए सप्लाई आपकी जो है डीसी लगी हुई है। ठीक है, तो डीसी लगा तो मान लीजिए आपका जो है डीसी सोर्स हो गया और ये इंडक्टर हो गया, तो करंट यहाँ पर जो कितनी फ्लो होगी, बहुत ध्यान समझिएगा। अब ये इंडक्टर में आपका है आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर नया टर्म आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। सब कुछ यहाँ पर एक साथ ही चल रहा है, ध्यान समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको जो बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोग दिखाते हैं एक्सएल से। एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा एल हो गया। एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा एल। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई इंटू एफ होता है, 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है, इन केस ऑफ द डीसी क्या होता है, डीसी में आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है सर, 0 होती है। तो डीसी में अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो है 0 होगी, बिकॉज डीसी इज ए कांस्टेंट, डीसी इज द कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी जो है वो बार बार जो है चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी 0 है। इट मींस दैट फ्रीक्वेंसी इज 0, इट मींस दैट एक्सएल विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, एक्सएल आपका क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहा हूं, या फिर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल बोलते हैं। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो एक्सएल इज इक्वल टू 0 for the DC, it means that for the DC वोल्टेज सोर्स या फिर डीसी सोर्स अगर आप मैं जो बात करूंगा तो इंडक्टर विल बी ट्रीटेड एज द शॉर्ट सर्किट, क्योंकि सर यहां पर क्या आ रहा है, एक्सएल इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस आपका जो है इंडक्टर का 0 आ रहा है। इट मींस दैट इट विल बी ट्रीटेड एज अ शॉर्ट सर्किट। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो इंडक्टर विल बी शॉर्ट सर्किट इन केस ऑफ द डीसी सिस्टम्स। ठीक है ना, तो डीसी में क्या होगा, इंडक्टर विल बी ट्रीटेड एज द शॉर्ट सर्किट। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, अगर सपोज कि हमारे पास यहां पर जो है एसी होता तो क्या होता, अगर यहां पर हमारे पास जो है एसी सोर्स होता तो यहां पर क्या होता, तो उसको भी हम लोग जो है देख लेते हैं। तो एसी में क्या होता है कि सर यहां पर जो है चीजें आपकी चेंज होती हैं। तो मतलब क्या है, अगर आपके पास एसी सिस्टम है और आपने यहां पर जो इंडक्टर लगा दिया है और ये मान लीजिए वीएसी मैंने जो है सोर्स दे दिया है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला तो सर सेम है, एक्सएल इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा एल है। एक्सएल इज इक्वल टू कितना है, 2 पाई एफ इंटू एल है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यहां पर से कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगी इन केस ऑफ द एसी सप्लाई, बिकॉज वी नो दैट द एसी विल बी साइनोसॉइडल इन नेचर. It will have some frequency that is equal to 50 hertz in our India, and in case of the UK and in case of the USA we have 60 hertz. In case of the USA we have the frequency of 60 hertz, but in case of the India we have the frequency of 50 hertz. It means that we have some reactance present here. XL will be equal to 2 pi into 50 into L. ठीक है, तो XL will be equal to something will be there, but it will not be 0 in case of the AC supply. Therefore it will not be short circuited in case of the AC. ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंस आपको जो प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ द एसी. इट मींस दैट, ध्यान समझिएगा, इट मींस दैट इंडक्टर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन केस ऑफ द एसी सर्किट. ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन केस ऑफ द एसी सर्किट, ये आपका जो है इंडक्टर को भी हम बोल सकते हैं. कोई इंडक्टर आपका जो है सिर्फ एसी में रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा, डीसी में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा. बहुत ही सिंपल बात है, और इसकी यूनिट बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है. तो ये किस में होता है, ओम्स में होता है, क्योंकि ये भी एक आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, तो इसको भी हम लोग जो है ओम्स में दिखाते हैं. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है, बात क्लियर है. इसको हम लोग किस में दिखाएंगे, ओम्स इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है, बात क्लियर है. तो इंडक्टर के बारे में यहाँ पर हम लोग जो काफी कुछ पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द इंडक्टर, व्हाट इज द इंडक्टेंस. और इसके बाद यहाँ पर जो है ये आपका एनर्जी को स्टोर करता है इन केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. और इसके बाद हम लोग ने यहाँ पर पढ़ लिया कि व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, डीसी में कैसे बिहेव करेगा और एसी में कैसे बिहेव करेगा. इसके बाद हम लोग सीधे जो चलते हैं आप कैपेसिटर पे कि कैपेसिटर जो है बेसिकली क्या होता है.